हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर 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 डुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी को लेके। 2026 शुरू होने वाला है, कैट एग्जाम हो चुका है और कैट एग्जाम के बाद तुरंत जो भागदौड़ शुरू होती है वो शुरू होती है एडमिशंस को लेके। अगर आप घर बैठे प्लान कर रहे हैं एडमिशंस लेने का, जाना चाह रहे हैं टॉप मोस्ट 20 स्कूल्स में अपने एमबीए या फिर पीजीडीएम या फिर पीजीपीएम के सपने के लिए, तो आज की वीडियो है आपके लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जब एडमिशन शुरू होता है तब भी वो आपके दिमाग में रहता है, और जब आप कोर्स कंप्लीट करने वाले होते हो तब भी आपके दिमाग में रहता है। यानी कि हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सही बच्चों के बारे में के लिए जो इस साल प्लान कर रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ आगे कदम उठाने का। तो ये वीडियो आपको काफी क्लैरिटी देने वाली है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चली गया होगा। 2026 में वैसे ही इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं जहां पे बातें हो रही है कि एमबीए पीजीडीएम करना वेस्ट रहने वाला है। क्या ये सही है गलत है? वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, इसलिए हमें लगा कि आज की वीडियो तो लेके आनी बनती है क्योंकि प्लेसमेंट को लेके बहुत सवाल होते हैं। और आज की वीडियो में जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं उनसे बेहतर ये टॉपिक कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि सर के पास है मोर देन 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस। हम बात कर रहे हैं असजद इकबाल सर की, जो कि जुड़े हुए हैं आईएमएस गाजियाबाद कैंपस के साथ, जो कि पीजीडीएम प्रोग्राम रन करता है। इन्होंने कई सारे बैचेस अपने सामने जाते हुए देखे और इंडस्ट्री को बारीकी से समझा है। सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सर थैंक यू सो मच आज की वीडियो में टाइम देने के लिए, बिकॉज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए जो 2026 में प्लान कर रहे हैं। Thank you so much, Varun, and I feel honored and privileged that you have invited. And yes, this is, I think, one of the hot topic. Right, sir. Everyone is looking for. We done with the cat और अब cat fight start. Very true. So ये हमें देखना है कि कैसे हमें आगे जाना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें ये समझना कि क्या हमारे टारगेट कॉलेजेस हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेरा फीस क्या होने वाली है और क्या मेरा आरओआई होने वाला है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आरओआई सर, आरओआई तो बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल आता है क्योंकि पेरेंट्स जब आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सर वी आर इन्वेस्टिंग दैट मच, हाउ वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर 2 इयर्स। तो ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जर्नी डे 1 से स्टार्ट होती है और ये जर्नी आपकी 12th के 13 मंथ में ही खत्म हो जाती है। ये 2 इयर्स जर्नी है ही नहीं। ओके तो ये फैक्ट है और ये मिथ है जो हमें समझना पड़ेगा कि तो कोई भी कॉलेज जब आप बात करते हैं टॉप एमबीए की, तो इट्स नॉट अ 2 ईयर प्रोग्राम, इज एक्चुअली अ 15 मंथ प्रोग्राम। जो आपके लास्ट के 9 मंथ होते हैं, दैट जस्ट द प्रिपरेशन जो आपको करनी है। तो जब भी आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने हैं, आपको समझने हैं। और अभी हमने कैट खत्म किया है और हर एक बच्चा जिसने कैट दिया है वो कैट क्लियर करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसके दिमाग में यही है कि मेरे लिए वो टॉप कॉलेजेस कौन से होंगे। राइट। तो हमें यही आज देखना है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उन क्वेरीज को आंसर करूं और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। तो सर ने अभी ट्रेलर दिखा दिया और आगे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं जो आपकी काफी डाउट क्लियर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब। सर तो आज हम बहुत कड़वे सवाल भी लेके आएंगे सर, क्योंकि ये बच्चे हैं ना कड़वा सच सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज कई बार मीठी चीजें हमें शुगर जैसी बीमारी दे देती है ना। तो सर पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो टियर 1 कैंपस की तरफ रुख मोड़ते हैं अपना कैट के बाद या फिर एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने के बाद जो कि कंट्री का एग्जाम है, तो उनका एक सवाल मन में होता है सर जितनी भी टियर 1 कैंपस हैं वो एक्सपीरियंस कैटेगरी को ज्यादा वेटेज देते हैं, फ्रेशर्स को नहीं देते हैं। क्या एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए प्लेसमेंट के ऑप्शंस ज्यादा होते हैं या फ्रेशर्स के लिए भी कुछ होता है? किस तरीके का डर का माहौल देखने का मिलेगा इन बच्चों को अगर वो फ्रेशर कैटेगरी से जा रहे हैं? ठीक है वरुण, मैं बहुत ही ब्लंट और इसका आंसर दूंगा और एज पर माई नॉलेज, क्योंकि आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। तो जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स की और जब हम बात करते हैं टॉप टायर कॉलेजेस की, तो आप ये समझिए जब हम किसी भी टॉप कॉलेज को चुनते हैं तो हम उसकी फीस भी देखते हैं। तो कोई भी टॉप कॉलेज आप स्टार्ट करेंगे तो बेसिक फीस 20 लाख से स्टार्ट होती है जो 40 लाख तक जाती है। तो ये प्रेशर दोनों साइड है। ये स्टूडेंट पे भी प्रेशर है कि मैं 40 लाख पे कर रहा हूँ तो मेरा आरओआई क्या है। कॉलेज पे भी प्रेशर है कि अगर मुझे 40 लाख मिल रहे हैं तो मुझे इसको 45 का पैकेज देना है। अब हम बात करते हैं कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस की, तो अगर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और कॉलेजेस नो डाउट इसको प्रेफर करते हैं, तो अगर मेरे पास एक्सपीरियंस का एक बैच आ रहा है तो मेरे पास एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसपे ऑलरेडी 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसका पैकेज ऑलरेडी 15 या 16 लाख है। तो मुझे पता है कि अब मेरे पास जब कंपनी को पिच करने के लिए ऑलरेडी एक बैच है,
जो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास 30 बच्चों का बैच है जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप आइए लेटर हायरिंग करिए, तो मुझे पता है कि जो मेरा पैकेज होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 20, 25, 30 लाख से ऊपर का स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बेंच मार्किंग हो रखी है एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जो 20 लाख की है। वहीं फ्रेशर जब एक आता है तो मैं एमटी प्रोफाइल्स पे जाता हूँ, जिसमें ऑन एन एवरेज आपका जो पैकेज है वो स्टार्ट ही 10 या 15 लाख से होता है। तो ये एक डिमार्केशन रहता है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो फ्रेश और एक्सपीरियंस को दोनों मौका देती हैं उसमें आपको आप परफॉर्म करने का। एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये है कि ऑलरेडी नो द इंडस्ट्री, आपको ट्रेंड्स पता है, आपको पता है कि कहाँ पे आपको जो है उसको आप प्ले कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट रहता है। और ये मैं कहूँगा कि टॉप टायर कॉलेजेस प्रेफर्ड करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिले, क्योंकि इससे उनका आरओआई इंक्रीज होता है, उनका एवरेज इंक्रीज होता है। ओके तो सर एक्सपीरियंस वाले बच्चों की तो चांदी कटने वाली है। सर दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपीरियंस कैटेगरी होती है उन बच्चों का सवाल आता है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस काउंट होता है। कई बार बच्चे कॉल सेंटर्स में भी काम कर रहे होते हैं या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है मैनेजमेंट के फील्ड से, तो उन बच्चों के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सर देखिए, ऐसा है, अगर हम बात करते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से या हम सीधी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जब कंपनीज आती हैं तो वो जब एक्सपीरियंस मांगती है तो डजंट मीन्स कि मेरा एक्सपीरियंस किसी में भी हो चलेगा। ओके। तो अगर मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपनी हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एफएमसीजी आ रहा हूँ या मैं कंसल्टिंग फर्म हूँ या एनबीएफसी हूँ, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मेरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। ओके। आपने कॉल सेंटर में काम किया है तो इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, आपको बोलना आता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरे जो वर्क मॉड्यूल है उससे मैच नहीं करता है, रेलिवेंट नहीं है, तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस का बेनिफिट नहीं दे सकता। मैं आपको बेनिफिट ये दूंगा कि आपने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, मेरा सिमिलर प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली आई लव टू पे यू, क्योंकि मुझे एक रिसोर्स मिल रहा है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री अलग है, आपके एक्सपीरियंस अलग है, तो मेरे किसी बेनिफिट का नहीं है। तो फ्रेशर के बराबर ही हुआ। ये फ्रेशर के बराबर ही हुआ, बस आपको बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो आपके पास एक कंटेंट है, एक कॉन्फिडेंस है, एक आपके पास कम्युनिकेशन है, आपको पता है कि मुझे इंटरव्यू में बोलना क्या है, तो आपके पास एक स्टोरी है। तो यू हैव द स्टोरी लाइन जो आपको शायद हेल्प कर सकती है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ डजंट मैटर कि मेरी इंडस्ट्री का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जानता है इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, वो प्रेशर झेल के आया है। राइट। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आता है। लेकिन अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो एक रेलिवेंट बंदे को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सेम इंडस्ट्री के हैं तो वो आपको उसी पे जज करेगा और वहीं पे आपको वो सैलरी हाइक देगा। अगर रेलिवेंट नहीं है तो आपको इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको ये बेनिफिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ सैलरी शायद ना मिले। ओके सर, अब जो मैं सवाल ले रहा हूँ बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के मन में रहता है। कई सारे बच्चे मेरे से बात करते हैं, सर हमारा पहला सपना है टीयर 1 कैंपस में जाने का। अगर हम बोलना भी चाहते हैं उनसे कि बेटा आपकी प्रोफाइल उतनी नहीं है, आपकी प्रोफाइल वीक रही है, तो हमारे पास जवाब सामने से आता है, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 50% है, हम अप्लाई तो कर सकते हैं, तो हमारा एडमिशन भी हो जाएगा और हमें इस कैंपस में एवरेज प्लेसमेंट ही 20 लाख 25 लाख का दिख रहा है, तो हमारा तो उतना हो ही जाएगा। सर ऐसे बच्चों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये जो उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये जो क्राइटेरिया है 45% 50%, ये कॉलेज का क्राइटेरिया, जिसमें कॉलेज ये डिसाइड कर रहा है कि ये मेरा बेंचमार्क है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एडमिशंस। राइट। लेकिन ये कंपनी का क्राइटेरिया नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन है। हर कंपनी का अपना अलग बेसिक क्राइटेरिया होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी वो कहती है कि मेरे को 60% चाहिए, कुछ कंपनी कहती है 70% चाहिए, कुछ कंपनी कहती है कि मैं बहुत ग्रेजुएशन स्पेसिफिक हूँ कि ठीक है मुझे पीजीडीएम फाइनेंस चाहिए लेकिन मुझे पीजीडीएम फाइनेंस के साथ बीबीए बीकॉम चाहिए, या फिर ठीक है मुझे पीजीडीएम मार्केटिंग चाहिए लेकिन मेरे को बच्चा चाहिए जिसके पास बीटेक हो या बीटेक मैकेनिकल प्रेफर्ड हो और परसेंटेज है। तो ये आपका देखिए, एवरेज प्लेसमेंट का ये मतलब नहीं है कि हर किसी की जॉब इतने की लग रही है। आपको ये फैक्ट जानना पड़ेगा कि जब आप कॉलेज में आ रहे हैं, आपका एक मोटो पूरा हो गया कि आपने एक टायर 1 कॉलेज ले लिया, लेकिन आपका दूसरा मोटो है अच्छा प्लेसमेंट लेना, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो आती हैं, देखिए हर कंपनी जब जाती है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करेंगे। उनके सर्टेन फिल्ट्रेशन है, ये फिल्ट्रेशन परसेंटेज के भी होते हैं, ये फिल्ट्रेशन डिग्री के भी होते हैं, ये मार्क्स के भी होते हैं, ये आपकी स्पेशलाइजेशन के भी होते हैं, जो वो लगाएंगे और लगाने भी चाहिए, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अगर मैं किसी को 35 लाख दे रहा हूँ तो कि मैं बेसिक क्राइटेरिया तो फुलफिल करूँ। तो ये एक चैलेंज रहता है उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटेज कम है, क्योंकि कुछ कंपनीज में वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं कि ठीक नहीं, हम आपको आपकी नॉलेज के बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करेंगे, परसेंटेज इज नॉट अ क्राइटेरिया। लेकिन इसमें वो बच्चे फंसेंगे जरूर जिनकी परसेंटेज कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये गलत होगा। सर आपने बिल्कुल रियलिटी चेक तो हमारे बच्चों को दे दिया। तो आई एम वेरी श्योर जो डोनेशंस को लेके मेरे पास क्वेश्चन आती थी कि भाई यार डोनेशन का कोई कॉलेज बता दें, क्योंकि हमें लगता है कि बड़े कैंपस में जाएंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी शुरू होगी, तो आपको एक आंसर मिल चुका है। सर अब आपने इनको आंसर दे दिया, एक सॉल्यूशन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिन बच्चों का एडमिशन बड़े कॉलेज में नहीं हो रहा, उनका प्रोफाइल 80s में नहीं है, 90s में नहीं है, कैट स्कोर अच्छे नहीं है, अब वो किस पैरामीटर पे कॉलेज का सिलेक्शन करें अपने लिए? ठीक है, देखिए पहले तो ये मैं आपको बता दूं इसको
कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे बड़ा कॉलेज नहीं मिल रहा तो मेरी जो है वो लाइफ सेट नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो फिर सारे जो हमारी कंपनीज़ हैं वो सारे आईएम्स और सारे बड़े ही चला रहे होते, राइट। ठीक है ना? वर्कफ़ोर्स जब आप एक बार कंपनी में एंटर करते हैं तो फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस और आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो वो बच्चे जिनको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको फिर कुछ कॉलेजेस देखने हैं कि आपके क्राइटेरिया, आपको फ़िल्ट्रेशन लगाने पड़ेंगे। आपका पहला फ़िल्ट्रेशन लगता है कि क्या मैं किस रीजन में जा सकता हूँ? क्या आप लोकेशन स्पेसिफ़िक हैं या वेरी आप ट्रू सर, लोकेशन वेरी ओपन ट्रू, है? वेरी ट्रू। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ का हूँ तो क्या मेरे लिए नॉर्थ के ही कॉलेज है? नॉर्थ में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? क्या मेरी रीच दिल्ली एनसीआर तक है या मैं साउथ भी जा सकता हूँ? तो पहले तो आपको फ़िल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा अपनी लोकेशन का, कि मेरी लोकेशन की रीच कहाँ तक है। फिर आपका एक बजट है, आपकी एक कंस्ट्रेंट है कि मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ, एजुकेशन लोन में कितना ले सकता हूँ, मेरी फैमिली कितनी, तो आपको एक वहाँ लगाना है क्राइटेरिया, ये आपके अपने पर्सनल क्राइटेरिया हैं। ट्रू। फिर तीसरा क्राइटेरिया आपकी परसेंटेज का, जो आप अनडू नहीं कर सकते। आपके 10-12 ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आ गए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वेरी ये ट्रू। हार्ड फैक्ट है जो आपको फॉलो करना है और इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। अब आपको कॉलेजेस फिल्टर करने हैं, पहले ये देखिए कि कहाँ-कहाँ वो कॉलेज हैं जिस पे मेरी परसेंटेज एप्लीकेबल होती है, जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आपने मान लीजिए उसमें से आपने कॉलेजेस फिल्टर करेंगे, आप पहले लगाएँगे कि एक्रीडिटेशन, सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्रीडिटेशन, कि उस कॉलेज के पास सारे जो ज़रूरी एक्रीडिटेशंस हैं वो है कि नहीं हैं। एफिलिएशन एक्रेडिशन, राइट। एफिलिएशन एक्रीडिटेशन, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि पता चला आपने 2 साल की डिग्री की और आपको पता चला कि ये तो डिग्री की वैल्यू ही नहीं है या ये मेरी डिग्री वैलिड ही नहीं है। तो और ये ऐसा बहुत बहुत ज़रूरी बार है होता है और सर। होता है। हम्म। ऐसा हुआ है क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मुझे मिल रहा है, आपको पॉम्प एंड शो आप देखते हैं, हम एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़िल्ट्रेशन लगाने पड़ेंगे कि क्या फैकल्टी की क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कॉलेज कितना पुराना है, इनका एलुमनाई बेस क्या रहा है, इनका जो है वो रिक्रूटर बेस क्या रहा है, इनका जो डेवलपमेंट है वो क्या है, कितना स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट फोकस्ड है, ठीक है? उसके बाद आपको क्राइटेरिया ये लगाना है कि ठीक है, आपने इस बेसिस पे आपने 5-6 कॉलेजेस फ़िल्टर कर लिए। अब ये 5-6 कॉलेज ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको सबसे पहला काम ये करना है, इन 6 के 6 कॉलेजेस में आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि हो सकता है 6 में से 2 कॉलेज आपको ही रिजेक्ट कर दें। ट्रू। तो आपके पास 4 या 5 कॉलेज रह जाएँगे, और ये मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है टू ऑल द स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई कॉलेज फ़िल्टर करें, आपको उसका फिज़िकल वेरिफ़िकेशन करना ही करना विजिट है, करना बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट। वेबसाइट और उसपे आपको जो मिलेगा और जो रियलिटी चेक आपको कॉलेज जाके मिलेगा वो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होता है। उसकी लोकेशन है, आपकी हर चीज़ है जो बहुत मैटर करेगी, क्लासरूम्स कैसे हैं, वहाँ की आपकी जो है लोकेशंस कैसी है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, आप फैकल्टी से मिलेंगे, आप वहाँ पे जो है एडमिशन्स उनके मैनेजर से मिलेंगे, आप स्टूडेंट से मिलेंगे, तो यू गेट द रियलिटी चेक, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया व्हेन यू आर सेलेक्टिंग एनी कॉलेज, आपको कॉलेज जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन करना ही करना है, आपको मिलना है। इसके बाद आप देखते हैं कि मेरा आरओआई क्या है, प्लेसमेंट अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे क्या आरओआई मिल रहा है, आपको ये बहुत ज़रूरी देखना है। और ये आप बहुत ईज़िली देख सकते हैं, प्लेसमेंट ऑथेंटिकेशन बहुत आसान है, मैं आपको बता भी सकता हूँ आप कैसे करते हैं, क्योंकि 18 ईयर्स इनटू द प्लेसमेंट, और आपके जो है ये सारे पैरामीटर्स आपके फिट हैं, तो आपको सबसे पहले उनकी प्रोसेसेस में बैठना है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि क्या मेरा एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ ट्रू। कॉलेज फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, आपको अप्लाई करके उसमें सेलेक्ट भी पता होना चला है। सारे रिजेक्ट कर दिए, बाद में सारे, बचा ही कुछ नहीं। ये है। हम्म। और जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन सर मार्च तक क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है जो आपको अप्रैल और जून तक एडमिशन दे रहा है, तो फिर मेरी उम्मीद है कि आप 1 साल गैप लें, तैयारी करें और अगले साल फिर आएँ। तो वरुण, आपको ऑलरेडी मैंने सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिए हैं। बस आपको ये कोशिश करना है कि आप इनमें अप्लाई करें और आपको एक अच्छा कॉलेज मिले जहाँ से आप अपनी एक अच्छी जर्नी स्टार्ट कर सकें और अपने करियर में सेट हों। सर ये जो सवाल है बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, सर अब मेरी प्रोफाइल वीक है, मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकता, 60s में प्रोफाइल है, इवन 70s भी वीक मानी जाती है, राइट सर? तो सर ऐसी प्रोफाइल में मुझे अब क्या करना चाहिए अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ और मेरी जर्नी शुरू हो जाती है 2 सालों की, जिससे मुझे प्लेसमेंट के टाइम पे दिक्कत ना मिले और मेरी ड्रीम कंपनी मुझे लेके जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये वो चीज़ें जिनको आप अनडू नहीं कर सकते हो, आपकी परसेंटेज है। लेकिन हाँ, जैसे हम कहते हैं कि एक लाइन को छोटा करने के लिए बराबर में आप एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो कि नीड ऑफ द आवर है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो इस पे अगर आप पीजीडीएम या आप एमबीए देख रहे हैं, तो आपको इसमें कम्युनिकेशन पे काम करना है, क्योंकि पीजीडीएम या एमबीए तो इस आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड डोमेन स्किल्स। तो आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है, प्लस आपको साथ में जो है वो कोर्सेज करते हुए चलने हैं। आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको कहाँ करियर बनाना है, वो मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, ऑपरेशन, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग कुछ भी हो सकता है। तो आप कोशिश करिए, आप कोर्सेज करिए। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज हैं, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, आप वो कोर्सेज करिए। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चलिए, आप अपना सीवी आपको इनरिच करिए, आप लाइव प्रोजेक्ट्स करिए, आप इंडस्ट्रियल विजिट्स करिए, आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स करिए, आप कोशिश करिए, आप समर इंटर्नशिप्स तो आपकी मैंडेटरी पार्ट होता है एमबीए पीजीडीएम का, आप जो है विंटर इंटर्नशिप करें, आपको बीच में टाइम मिले आप जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज करें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक, आप एक अगर टारगेट कर रहे हैं कंसल्टिंग फर्म या वो, तो आप उसके स्पेसिफिक फाइनेंशियल मॉडलिंग है, कंसल्टिंग स्किल्स है, मार्केटिंग एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स इज द नीड ऑफ द आवर, आप एनालिटिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं, आप जो है वो पावर बीआई कर सकते हैं,
आप एक्सेल के एडवांस एक्सेल अगेन इज द नीड ऑफ द आर। आप किसी भी कंपनी की बात करें वहाँ पे एडवांस एक्सेल मैंडेटरी पार्ट है। वेरी ट्रू। तो आपको वो कोर्सेज करने हैं तो जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी प्रोफाइल और आपकी स्किल्स से कवर्ड हो जाएगी। तो ओनली थिंग विच कैन रिप्लेस योर परसेंटेज इज योर स्किल्स। तो आपको क्या करना है, आपको स्किल का बार इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि वहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है या आपके जो बाकी क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं वो स्किल से कवर्ड हो जाए। तो इससे आपको अपना CV इनरिच करना है, आपको अपना टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहना है, आपको खुद अपडेट रहना है, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स पे उतनी पकड़ होनी चाहिए, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप एक दिन में नहीं बना सकते। ट्रू। यू नीड अ टाइम एंड यू हैव अ गुड एनफ टाइम ड्यूरिंग योर PGDM और MBA प्रोग्राम, क्योंकि 2 साल का टाइम है, एज आई सेड कि 15 महीने का कोर्स है, तो आपके पास पूरा 1 साल है फर्स्ट ईयर। लोड भी पढ़ाई का उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो आप इस टाइम पे ही अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी लैंडिंग गुड प्लेसमेंट। सर बहुत आपने जो जवाब दिया मुझे लगता है इनके काफ़ी काम का रहने वाला है, क्योंकि स्किल्स के साथ अगर आप आगे बढ़े तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन बच्चों को। सर तब भी जितने ही मैं बच्चे देखता हूँ एडमिशन प्रोसेस जब शुरू होता है तो एक डर के साथ शुरुआत करते हैं कैंपस में कि यार इतना पैसा हम लगा रहे हैं, ये मेरा फाइनल स्टेप है, चाहे उसने लाइफ टाइम मस्ती की हो, बट इस टाइम वो काफ़ी सीरियस है क्योंकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी है, प्लस ये आखिरी पढ़ाई कई बच्चों की रहने वाली है। तो सर कोई ऐसा लाइव एग्जांपल जो आपने देखा हो या फिर किसी की जर्नी आपने देखी हो किसी स्टूडेंट की जो बहुत वीक कैटेगरी था और आज एक अच्छे मुकाम पे हो जिससे मोटिवेट हो पाए, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पैकेज का प्रेशर सब पे रहता है और ये आप मान के चलिए कि अगर आप एक अच्छा पैकेज सोच रहे हैं तो कंपनी भी सोच रही है कि मुझे उस पैकेज का बच्चा चाहिए, और हर एक अमाउंट एक प्रेशर के साथ आता है। राइट। तो अगर मैं आपको 10 लाख या 15 लाख दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करके चलूँ कि इसका 10 टाइम्स आप मुझे करके देंगे पर ट्रू। मंथ। तो कोई ऐसी जॉब नहीं जो टारगेट बेस्ड नहीं हो, इररिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन सब में टारगेट है, इसीलिए प्रेशर है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है, सबसे ज़रूरी ये है कि आपको कैंपस से प्लेसमेंट मिले, क्योंकि जो कंपनी आपको प्लेसमेंट कैंपस में ऑफर करेगी वही आप उस कंपनी का अगर आप ऑफ रोल जाके देखेंगे सेम पोजीशन सेम प्रोफाइल आपको हाफ ऑफ द पैकेज में मार्केट में पड़ी हुई है। क्योंकि कैंपस की एक रेपुटेशन है, एक लिंक है और एक क्राइटेरिया है, तो आपको वो पैकेज देते हैं। पहले जब आप कैंपस से किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी दे नो देयर इज समथिंग हु इज टेकिंग केयर ऑफ, क्योंकि आपकी पूरी टीम खड़ी है पीछे, आपकी प्लेसमेंट सेल है, हम लोग हैं जो करते हैं। और सर क्योंकि हमारा कैंपस नॉर्थ में इस्टेब्लिश है तो हम लोगों के पास तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं और रहे हैं। क्योंकि मैं प्लेसमेंट में रहा हूँ तो मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे हैं जो आए हैं पहले दिन और जिनको मतलब बोलने में शर्म आती है, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर से भी बच्चे आते हैं सर। तो हम उसकी जर्नी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये अगेन एक टास्क करता है, और हम सारे कॉलेजेस के नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो डिफरेंट डेमोग्राफिक से बच्चा आ रहा है, आप उस पर काम करते हैं और बच्चे हमारे पास रहे हैं। मेरे पास अभी कल भी मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, वो सर बच्चा इंटीरियर ऑफ बिहार से आया था। ओके। ठीक है, दोनों उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके कज़न ने उसको उसकी फ़ीस दे के पे किया, और जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर था, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में था कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, और ये हुआ भी शुरू में जब वो कंपनीज में बैठा उसकी जॉब नहीं लगी। लेकिन सेम कैंडिडेट जब वो इन द मंथ ऑफ जनवरी उसको 2 ऑफर एक साथ लगे प्रिपरेशन से, और इस टाइम वो बंदा सर सेमी गवर्नमेंट कंपनी में मोर देन 15 lakhs के पैकेज के साथ बैठा है। ओके। तो ये सर ट्रांसफॉर्मेशन उस बच्चे का नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन उस एरिया के सारे उन बच्चों का है जो ये ड्रीम देखते हैं कि क्या मैं एक बड़े कॉलेज में जाके या एक कॉलेज में जाके कुछ कर सकता हूँ। वो पूरी जनरेशन चेंज होती हैं, उनका एरिया चेंज होता है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि यस अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आप एक्चुअली सिर्फ एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये आप एक पूरी जनरेशन या आप एक कह सकते हैं उसके पूरे परिवार में चेंज करें, जो कि ये हम सब कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर कोई आ रहा है और आपके एडमिशन ले रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि बेटे आप वीक हो, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं और आपको एक अच्छी जगह प्लेस करा सकते हैं। डजंट मैटर आपको शुरू में 10 लाख का पैकेज नहीं लग रहा है, 6 का लग रहा है, लेकिन आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत आपको 20 लाख पे ले जाएगी। सर ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है जब भी हम बात करते हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस की देश में, तो वहाँ प्लेसमेंट का इतना झंझट नहीं रहता। टॉप मोस्ट प्लेसमेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट पर भी दिखता है। बच्चों और एलुमनाई की बात करें तो बहुत हाई प्रोफाइल एलुमनाई बेस उनके पास रहता है। बट जब हम बात करते हैं थोड़ा लोअर लेवल पे जाके, तो वहाँ टेंशन होती है कि यार प्लेसमेंट यहाँ पे तो 5 लाख का दिख रहा है या 4 का दिख रहा है या 7 का एवरेज दिख रहा है या 10 का एवरेज दिख रहा है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ज़्यादा, और हमेशा मैं देखता हूँ इंसान की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही होती है। तो सर ऐसे बच्चों को क्या जवाब देना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हमें जब लोअर सेगमेंट के कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे पैकेजेस उतने नहीं दिखते जितने टियर 1 कैंपस के दिखते हैं? सर देखिए, ये दो धारी तलवार है, 2 साइड स्वॉर्ड है। आप ये समझिए, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा क्वेश्चन को। पहला ये कि मेरे पास कौन से कॉलेजेस हैं। तो अगर मैं टॉप 10 कॉलेजेस देखता हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना टफ है कि वहाँ पे आपका ऑलरेडी जो देश की क्रीम पहुँच रही है सर।
ट्रू। क्योंकि जिसके 90% से ऊपर आ रहे हैं 10-12 ग्रेजुएशन में, जो कैट में 99 स्कोर कर रहा है, आप समझ रहे हैं वो बच्चा वो है जिसको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। लकी और ड्रॉ से नहीं उसको ले रहे हैं वहाँ पे। सर उसको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, उसे गाइडेंस मिलेगी और वो निकल जाएगा। और ये वही बच्चे जो निकल जाते हैं, क्योंकि आपने जो है वो 10 लाख में से आपने 20,000 बच्चा लेके आपने उसको कर दिया। सर प्रॉब्लम हमारे पास उस 20,000 बच्चे की नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, क्योंकि ट्रू। उसके पास वो स्किल्स है। प्रॉब्लम हमारे पास वो जो बाकी का 9,80,000 रह गया, वो देश चलाएगा। क्योंकि ये हो सकता है कहीं टॉप पोजीशन में जाके बैठे, नीचे काम कौन करेगा, प्रॉफिट कौन अर्न करेगा। तो ये जो बच्चे होते हैं सर, इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो इंटीरियर से आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी पिछले जवाब में ही बताया, ये बच्चा वो है जो देश के अलग अलग कोने से आ रहा है, जिसका सपना है कि मैं भी इन बड़ी कंपनीज में जाके काम करूंगा। जिसने कभी मेट्रो सिटीज नहीं देखी, जब गुड़गांव में जाता है पहली कंपनी देखता है, प्लेस होता है, तो वो सिर्फ यही देखता रह जाता है। आप उनकी इंस्टा स्टोरी देखी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपनी कंपनीज के फोटो लगाते हैं कि फ्रॉम देयर टू हियर। तो ये वो जर्नी है जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। और जो कॉलेजेस सर आते हैं टायर 2 में या टायर 3 में, उनके लिए बहुत टफ होता है उस बच्चे को ट्रेन करना, उस बच्चे को पॉलिश करना, उसकी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना और फिर उसको प्लेस करना। तो किसी टायर 3 के बच्चे को 10 लाख पे प्लेस करना सर इक्विवेलेंट है किसी टायर 1 के बच्चे को 1 करोड़ पे प्लेस करना। क्योंकि वो बच्चा है जो अपना नाम भी नहीं बोल पाता, और एक तरफ वो बच्चा बैठा है जो कैट का टफेस्ट ऑफ द इंडियन एग्जाम निकाल के आया है। तो आप कंपेयर तो कर ही नहीं सकते सर। आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप कंपेयर कर सकते हैं इसको 10 साल के बाद, जब ये बच्चा भी फील्ड में होगा और बच्चा भी फील्ड में होगा, तब हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे परफॉर्मेंस किसकी रही। लेकिन आप इसको नॉलेज के बेस पे जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर डिमार्केशन बहुत बड़ा है। मैं अगर 10 लाख रुपए नहीं दे सकता फीस, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे आता नहीं। मेरे पास काबिलियत है, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज कम फॉरवर्ड, हेल्प मी, आई विल बी देयर। सर ये सवाल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो गैप ईयर ले लेते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन हो या कोई फैमिली रीजन हो या फिर किसी रीजन से स्कोर्स कम रह गए हों। कई बच्चे डिबार्ट भी हो जाते हैं ग्रेजुएशन में। अब वो बच्चे भी टॉप मोस्ट कॉलेज का ही सपना देखते हैं। तो ऐसे बच्चों का प्लेसमेंट सिनेरियो में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है? क्या क्या कहना चाहेंगे प्लेसमेंट के ऊपर? देखिए इसमें गैप ईयर एक आप किसी न किसी रीज़न से लेते हैं। अगर किसी कंपनी का एज क्राइटेरिया है, जैसे कुछ बैंक्स में आपका एज क्राइटेरिया होता है और आपका वो मैच नहीं कर रहा, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपका गैप क्राइटेरिया है तो कंपनीज इतना मैटर नहीं करती, बस आपके पास उस गैप की एक परफेक्ट स्टोरी होनी चाहिए कि आपने वो गैप क्यों लिया। वो 3 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने प्रिपरेशन करी, या फिर मैं फैमिली बिजनेस में था, या आपका जो भी रीज़न था। तो इसमें प्लेसमेंट सेल या फिर प्रिपरेशन सेल जो हर कॉलेज में होते हैं, जो बच्चे को तैयार कराते हैं इंटरव्यू के लिए, या कंपनी, उनका काम होता है कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करें। और ये क्वेश्चंस आते हैं जब आपका सीवी सबमिट होगा, तो उसमें गैप होगा, आपके ग्रेजुएशन और 12th के बीच में गैप होगा, या आपके ग्रेजुएशन और आपके MBA PGDM के बीच में गैप होगा। तो प्लेसमेंट सेल और जो प्रिपरेशन सेल है वो इस तरीके के वहाँ पे ट्रेनर्स हैं जो आपको इस चीज़ का बताएंगे कि आपको कैसे आंसर करने हैं, कैसी एक परफेक्ट स्टोरी होनी चाहिए जो उसको जस्टिफाइड करे। प्लस आपके पास अगर कुछ आपने किया है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लिया आपने प्रिपरेशन करी है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो हो चुकी है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आपको यही देखना है कि आपको इसको और कैसे बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं, इसको कैसे बेहतर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके प्लेसमेंट में इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अगर आपकी, देखिए कंपनी अगर MBA हायरिंग करनी चाहिए, तो उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि मुझे MBA का बच्चा चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करती है, लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा आपको जो है एक वैलिड जस्टिफिकेशन प्रॉब्लम करेगा नहीं। आपके पास एक प्रॉपर और एक वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सर ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है। अब आपने सर वैलिड जस्टिफिकेशन 3-4 बार बोल दिया अपने लास्ट आंसर में। अब ऐसे में कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पापा का बिजनेस है, मैं तो सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, या फिर किसी रिलेटिव की कंपनी का एक लेटर बनवा के लेके आ जाएंगे, तो मेरा एक्सपीरियंस भी शो हो जाएगा और शायद से मुझे ज्यादा वेटेज ही मिले जब मैं टॉप मोस्ट कॉलेज में अप्लाई करूंगा। तो सर ऐसे बच्चों को क्या जवाब देंगे आप? देखिए हो सकता है कि आपको इस फर्जी डॉक्यूमेंट से आपको शायद एडमिशन मिल जाए, लेकिन इससे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जितनी भी कंपनीज़ हैं और जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन सेल होता है। तो वो आपका एक एक डॉक्यूमेंट, आपकी सैलरी स्लिप, आपके बैंक अकाउंट सब चेक करेंगे। और ये कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को अच्छा ऑफर मिल गया और जस्ट बिकॉज ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट वो ऑफर बैकआउट हो गए हैं। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट ना करें जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इससे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप कंपनी से तो ब्लैक लिस्ट होंगे ही होंगे, आप कॉलेज से भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट या एक्सपीरियंस नहीं है, तो डजंट मैटर कि आप उस एक्सपीरियंस कैटेगरी में आए। कैसे काफ़ी इतनी कंपनीज हैं जो आपको एज ए फ्रेशर आपको लेंगी, आपको अच्छा पैकेज देंगी, लेके जाएंगी। तो क्यों आप अपना वो ऑप्शन भी खोना चाहते हैं एक फर्जी डॉक्यूमेंट से? और प्लस आपको ऑलरेडी जब आप झूठ बोलते हैं, तो आप पे प्रेशर रहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी पूछेंगे और बाद में वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, प्लीज़ ऐसा ना करें। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आप उन्हीं के साथ प्ले करें। और अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आप फ्रेशर एक्सपीरियंस है। सर आज का अंतिम सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे सर पेरेंट्स और बच्चे मुझे कॉल करते हैं और ये भी कहते हैं सर कि चलो नंबर कम है, प्रोफाइल वीक है,
बट हम अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं और उसको टॉप मोस्ट कॉलेज दिलाना चाहते हैं। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो डोनेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, तो मैं तो हमेशा मना कर देता हूँ। सर आपका टेक क्या है, क्या डोनेशन के थ्रू वो अपना ड्रीम प्लेसमेंट पा पाएंगे? सर पहले तो थैंक यू कि आप मना कर देते हैं, ज़रूरी है। देखिए ये बात समझ लीजिए कि इंडिया में वैसे तो डोनेशन के थ्रू एडमिशन होते ही नहीं है। तो पहले तो ये देखना कि क्या वो कंसल्टेंट है जो डोनेशन मांग रहा है या कॉलेज मांग रहा है, तो पहले तो आप ये चेक करें। दूसरा ये है कि अगर इक्का दुक्का कोई कॉलेज ऐसे हैं जो डोनेशन ले रहे हैं तो आपको वो एडमिशन तो दे देंगे, लेकिन आप ये सोचिए वहाँ पे ऑलरेडी वो बच्चा बैठा है जो मेरिट के साथ बैठा है, जिसकी परसेंटेज आपसे बहुत ऊपर है, जिसका परफॉर्मेंस आपसे बहुत ऊपर है। तो ये डोनेशन आपको शायद एक रास्ता दिखा सकती है कॉलेज में एंट्री का, लेकिन आपकी एग्जिट नहीं हो पाएगी एक अच्छी कंपनी में, क्योंकि डोनेशन के बेस पे आप कंपनी नहीं खरीद पाएंगे, कॉलेज भले ही ले लें। आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे पूरा यकीन है कि सारे सवाल जो होते हैं दिमाग में ऑलमोस्ट हमने सब आज की वीडियो में ले लिए हैं। तो सर आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। सर एक एडवाइस जो आप इन बच्चों को देना चाहेंगे 2026 के लिए क्या होगी? सो माय डियर स्टूडेंट, द गोल्डन एडवाइस इज दिस, पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि डर के कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जब थाम लिया है और ये सोच लिया कि मुझे जाना है अच्छी जगह, तो आप निकल जाओगे। तो डर दूर करो, अपनी आप सोच को बढ़ाओ, अपने दायरे को बढ़ाओ, रिसर्च करो, R&D करो, पढ़ो, देखो, जाओ, समझो, और ये देखो कि मेरा लिए क्या बेहतर हो सकता है। एडवाइस लो उन लोगों से जो उस इंडस्ट्री में हैं, उनसे नहीं जो नहीं है, क्योंकि वो आपको बेहतर एडवाइस देगा जो ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम वरुण जी हैं, शिक्षा नर्ड हैं, अगर ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन अगर आती हैं तो मेरा सर थैंक यू है आपको, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं, बच्चों की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो आप लोगों के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और एक अगेन एडवाइस, ईट गुड, थिंक गुड एंड से गुड, एंड ऑल द बेस्ट टू यू, एंड होप आप लोग एक सक्सेसफुल जर्नी कंप्लीट करें और डाउन द लाइन कहीं ना कहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज की चर्चा थी प्लेसमेंट्स के बारे में और हमने सीखा जो डर गया वो घर गया। तो डर के साथ नहीं बढ़ना, प्लेसमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। मेहनत अगर आप अच्छे से करेंगे तो प्लेसमेंट तो आपका आउटकम आना ही आना है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो शिक्षा नर्ड आपके लिए इस साल लेके आता रहेगा, ताकि आपके डर को काबू में रखने के लिए हमारी वीडियोस आपको सपोर्ट करें और आपको बिना अंधकार के इस रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करें। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा बेहतरीन रहे और जहां भी आप जाएं वहां पे आप झंडे गाड़ें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।